भाई सब बता रहे हैं ये पाकिस्तानी कंपनी है। हाँ पाकिस्तानी ही है, वही तो ये पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से ना इसलिए बताया। ये आ गई हमारी चाय, धन्यवाद। हमको हिंदी आता है लेकिन आप लोगों को भी नेपाली आना चाहिए ना। यस, ये है पनीर और उसके ऊपर शुगर। ये पनीर स्वीट पराठा बनेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेपाल में आज ये पहली सुबह है। कल तो लैंड किए तो उस वक्त थकावट थी, कुछ पता ही नहीं चला, तो बड़े फ्रेश हैं। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं यहाँ नेपाल की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, सबसे अहम नंबर 1 पे जो है वो दरबार स्क्वायर है, काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो कि यहाँ मौजूद रॉयल पैलेसेस के अंदर नंबर 1 पे जाना जाता है। तो टोटल 3 रॉयल पैलेसेस हैं जिनको दरबार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, दरबार नेम से वाकिफ़ हैं सभी। तो ये काठमांडू दरबार स्क्वायर जो है ये रॉयल प्लेस थी, तो यहाँ जा रहे हैं और दिखाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, और बहुत सयाह जब भी आते हैं तो इस चीज़ को वो टॉप पे रखते हैं और उसके बाद वो दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता भी करना है, 11:15 बज चुके, और अभी नाश्ता करते हैं और साथ में तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता, तो मैंने सोचा कि वो पैदल ही तय करते हैं। यहाँ रास्ते में हमें एक कैफ़े मिला है, सबल कैफ़े, और मुझे नज़र आया यहाँ पे ये पराठा। तो लेट्स चेक कि इनके पास क्या कुछ है। प्लेस देखें, हर जगह बहुत खूबसूरत प्लेस हैं, जहाँ भी चले जाएं उनको डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो अभी जाके चेक करते हैं भाई क्या कुछ है इनके पास। वाह, नाइस प्लेस। अच्छा, पराठा मैंने देखा 30 रुपए का, तो मैंने कहा भाई जैसे इनकी सेहत है नेपाली भाइयों की, वो होगा भी बड़ा छोटा सा। तो मैंने यहाँ पे एक करवा लिया पनीर स्वीट पराठा और दूसरा ये आलू पराठा। अब आता है तो देखते हैं, चाय वगैरह सब कुछ। लेकिन यार प्लेस देखें कितनी खूबसूरत है। ये है पनीर और उसके ऊपर शुगर। ये पनीर स्वीट पराठा बनेगा इससे, एंड बनाएंगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं आएगा ना, थाली चेक करेगा, थाली आपकी। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम, इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो मैं आदत से मजबूर इंग्लिश में बात किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा आप हिंदी जानते? पहले तो पूछा कहाँ से, मैं पाकिस्तान हिंदी। मैंने कहा बिल्कुल, तो आसानी हो गई। असल में वो ये एक कॉमन लैंग्वेज है ना, तो हर कहीं बस एक ही वो चलती रहती है। लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपनी लैंग्वेज में कहीं जाके बात करके बता सकें, पूछ सकें। तो ये बनेगा यहाँ पे पराठा। हमको हिंदी आता है लेकिन आप लोगों को भी नेपाली आना चाहिए ना। यस, आप चाय भी बना रही? चाय भी सब कुछ बनाते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैंने ईरान में भी ये देखा, वहाँ पे ख़वातीन बहुत काम करती हैं, मतलब हर जगह ख़वातीन नज़र आती हैं। हाँ यस, ओके। अच्छा, साइडों पे डाल रही हैं ऑयल ताकि वो नीचे से जो है वो लगे नहीं। अच्छा जी, इस तरह वो बना रही थी। एक पराठा बन गया, तो मैंने कहा दूसरा आप ज़रा बाद में बनाएगी। ये आ गई हमारी चाय, धन्यवाद। चलें जी, शुक्रिया। मैंने उनसे पूछा आप शुक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं धन्यवाद। मैंने कहा उनकी ज़ुबान में शुक्रिया अदा करेंगे। भाई इस चाय का टेस्ट जो दुबई में आपने फिली पी है ना, तो ये मसाला की तरह है, तो उसी की तरह बिल्कुल टेस्ट है। और ये हमारा आ गया पनीर स्वीट पराठा। तो इसके अंदर ही है पनीर, साथ में थी चीनी, और ये सॉस है साथ में। सॉस कौन सा होगा, कोई खट्टा सा लगता है, इमली की तरह। चलें जी, अब ये शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले तो इसको ऐसे ट्राई करते हैं ना, विदाउट एनीथिंग। चीनी का जायका हमारे जैसे ही ना। सही रह गया भाई, पंगा लेना ना, एक्सपेरिमेंट करना। ये खूब भरा हुआ भाई अंदर पनीर। ये आ गया आलू पराठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये सॉस किसकी बनती है? टमाटर की। यस, इस टमाटर की बनती है। और आप अंदाज़ा करें कि हर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मर्द है या औरत, काम कर रहे हैं और इक्वली हो गए। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि अक्सर औक़ात हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे ख़वातीन बैठी हों, किसी पोस्ट पे काम कर रही हों, तो सम टाइम रूड बिहेव करती हैं, शायद इसलिए कि वो ख़वातीन हैं। लेकिन यहाँ पे वो मोहतरमा आई हैं, पहले चाय दे के गई हैं, फिर आलू पराठा लेके आई हैं,
एंड शी इज़ हैप्पी। वो काम कर रहे हैं, हर एक लड़का भी आया, वो पराठा दे के गया था, वो दे के गई। तो ये होना चाहिए, मर्द औरत के फ़र्क के बगैर काम करना चाहिए। अगर बराबरी चाहिए, अगर औरत ने भी काम करना है, सब कुछ करना है। तो अब भाई ये आलू पराठा चेक करते हैं। हाँ फुल है भाई, ये भी फुल है, ठीक है। ट्राई करते हैं और अब इसको पहले वैसे ट्राई करते हैं। तो अब इसके साथ चेक करेंगे इसको, ये और ये। टमाटर चटनी जो है ना, ये सॉस जो है, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मैं इसको फिर खाऊंगा, ठीक है। ये ये देख रहे हैं, घी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। तो ऐसा पराठा तो हम कभी कभार खाते हैं कि आज ज़रा यार घी कम लगाना, वरना हर रोज़ ज़्यादा घी। मुझे पसंद है वैसे कम घी वाला पराठा, बहुत अच्छा। उससे जो पहले आया तो उससे कम घी लगा वैसे। तो भाई ये चाय और 2 पराठे ये 180 नेपाली रुपीज़ में मिले। तो अब समझ लीजिए कितना सस्ता है नेपाल। और इसको अगर 2 आलू के पराठे कर दो तो और भी सस्ता। लेकिन मैं जो सबसे कम बजट वाली ऑप्शन है वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि लोग जान सकें कि यहाँ पे अगर आप रहते हैं 7-8 दिन गुजारें तो आप कितना पैसा खर्च करेंगे टोटल स्टे के दौरान। तो अभी मैं जा रहा था दरबार स्क्वायर, लेकिन मैंने देखा कि अभी जुमे का वक्त है तो क्यों ना पहले जुमा पढ़ा जाए। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त नेपाली जामिया मस्जिद की तरफ और वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे दरबार स्क्वायर की जाने। यहाँ आपको कहीं कहीं ये पुरानी बिल्डिंग्स की झलक मिलती है। ऐसे लगता है जैसे पार्टीशन के पहले के वक्त की बिल्डिंग्स हमारे लाहौर में नज़र आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं जा रहा हूँ नेपाली जामिया मस्जिद की जानिब। उसकी भी एक स्टोरी है जो हम पहुँच के आपसे शेयर करेंगे। तो आपको जगह जगह यहाँ पे मंदिर मिलते हैं, मूर्ति रखी हुई मिलती है। यहाँ पे ये देखिए जैसा कि रोड की इस जगह पे रखी हुई है, तो अंदर मूर्ति भी होगी। तो ये कल्चर है नेपाल का। देखिए ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ पे दिया जलाने के लिए वो रखी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे हर तरफ साथ में दिया रखा हुआ है, जलाया जाता है इसमें ऑयल डाल के। तो ये नेपाली ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक मूर्ति यहाँ भी रखी हुई है यहाँ। तो ये नेपाल में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपको ना हर जगह ये देखने को मिलती हैं। बिल्डिंग्स के दरमियान एक और खुली जगह में आप देखिए, यहाँ भी इसी तरह से एक मंदिर है और इसके इस तरफ भी यहाँ भी एक मंदिर है और ये लिखा हुआ है हनुमान धोका दरबार स्क्वायर। अच्छा ये है हनुमान धोका दरबार स्क्वायर। पता नहीं मैं अगर करेक्ट पढ़ रहा हूँ तो यही प्लेस है या कोई और ना हो। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है, उनके काउंटर भी है, जगह जगह बताते हैं। तो ये भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखिए ज़रा, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। यहाँ पे भी ये देखिए आप कितने बुज़ुर्ग टूरिस्ट हैं। ये देखिए मोहतरमा को देखें कितनी बुज़ुर्ग हैं और अकेली चली जा रही हैं। गोरे जो है ना ये ज़िंदगी सही जीते हैं भाई। इनके लिए तो एक जगह रुकना ऐसा ही है जैसा जेल है। मेरे हॉस्टल के अंदर जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ हैं जो स्टे कर रही हैं और सब अकेली हैं और इतने बड़े बड़े बैग उन्होंने बनाए हुए हैं जो वो लेके चल रही हैं। तो 1-2 से मेरी बात हुई तो वो कहती हाइकिंग के लिए हम नेपाल में आई हैं। और स्कूटर बहुत ज़्यादा हैं, या तो स्कूटी है या इलेक्ट्रिक बाइक आई थिंक, और या फिर हैवी बाइक्स हैं। यहाँ पे हैंडमेड आइटम्स हैं सारी, मट्टी से बने हुए बर्तन, स्टैचूज, और ये भी आई थिंक लगता है कि हाथ से बनी हुई गुड़ियाँ। जैसे वो पाकिस्तान में मैंने आपको दिखाया था ना एक विलेज डॉल, कुछ ऐसे ही लगता है। तो ये यहाँ पे गल्ला रखा हुआ है। ये बचपन की याद ताज़ा हो गई यार। बहुत शौक़ होता था इस गल्ले को भरने का, इसके अंदर पैसे डालने का, रोज़ उसको देखने का भी कि कितना उठा के देखना कि कितने को हो गए होंगे। और मज़े की बात है याद भी होता था कि गले में मेरे टोटल कितने पैसे हो गए। वो मिलते ही इतने थे, जितने डालते थे याद रहता था कि इतने इसके अंदर पैसे। ये हम आ चुके हैं मेन रोड पे। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है
बहुत ही आसान है यहाँ से रोड क्रॉस करना, उस तरफ जाना, लेकिन रूल है भाई, पुलिस खड़ी है उस तरफ भी, वो रस्सियाँ रखी हुई हैं, बंद है, तो कोई भी लोग ना क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हालांकि रस्सी भी बंदे को रोकने के लिए नाकाफ़ी है। तमाम लोगों ने जो इस तरफ जाना है तो सारे ये रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से फिर वो जा रहे हैं। मतलब ये है कि एक छोटा सा रास्ता है, 20 फीट की सड़क है और उसको भी पैदल क्रॉस कोई नहीं कर रहा, क्योंकि कानून है कि आप ऊपर से ही जाएंगे, वो ट्रैफिक के लिए। ऑसम मैन, हैरानी है ना। यहाँ पे 3 तरफ रास्ते हैं। अगर आपने रोड क्रॉस करके इस तरफ जाना है, यहाँ पे देखें ज़रा, हाँ ये देखिए काफ़ी कितना रश है इस तरफ, ज़बरदस्त। ये इस तरफ जाने के लिए और इसके बाद दूसरी दाएं, हमने जाना है इस तरफ, ठीक है। यहाँ आगे इस तरफ जाएंगे टावर की जानिब, मस्जिद। ये भी कितना खूबसूरत है यार व्यू यहाँ से। पहले मैं इसका व्यू लेके आता हूँ, उसके बाद बल्कि उधर से भी हम जा सकते हैं रोड की उस तरफ। Oh, that's nice. ये दरवाज़ा है, शायद पुराने दौर में ये भी कोई एंट्रेंस होगी सिटी की। लाहौर भाटी गेट, दिल्ली गेट की तरह ये भी मुझे नेपाल का कोई पुराना तारीखी दरवाज़ा लगता है। लेकिन यार इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये देखिए, तारे ही तारे हर तरफ, तारे ही तारे। 2 मॉस्क हैं यहाँ पे, एक नेपाली जामा मस्जिद और एक कश्मीरी जामा मस्जिद। तो मैं नेपाली के लिए आया था, लेकिन ये कश्मीरी भी है, तो मैं रोड क्रॉस करके इस मस्जिद में जाता हूँ पहले। नो एंट्री विदाउट परमिशन, ओके। सो यहाँ से जाएंगे सीधा चलते चलते आगे कश्मीरी मॉस्क, कश्मीरी मस्जिद। ओह नो मैन, शलवार कमीज पहने हुए भाई साहब मुझे लगता है मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे ये और मेरे जैसे पाकिस्तानी भाई क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने बोला आगे जाओ। तो ये है मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद, ठीक है, कश्मीरी जामा मस्जिद। तो इसकी एक स्टोरी है भाई, सुनाता हूँ आपको, जुमा पढ़ लें और पूरी स्टोरी भी सुनाएंगे। ये लोग इंटर हो रहे हैं, ये देखिए, ये कश्मीरी जामा मस्जिद। पीछे पैदल चला के क्या है कि पैदल चल के जाएंगे, बिल्कुल। और अब ज़रा तफसीलात सुनते चलिए नेपाल की इस मस्जिद और मुसलमानों पे होने वाले बदतरीन तारीख़ी हमले की। आप सब जानते हैं कि नेपाल में अक्सरियत हिंदू मत को मानने वाली, उसके बाद बुद्ध मत भी हैं और सबसे कम मुसलमान हैं। तो यहाँ पे नेपाली लोग इंतहाई उम्दा, मुस्कुरा के मिलने वाले, खुले दिल के मालिक। लेकिन आखिर क्या हुआ कि उन लोगों ने मुसलमानों पे हमले किए और अपनी ही मुल्क की मस्जिद को शहीद किया, और यहाँ पे सऊदी एयरलाइन, PIA, कतर एयरवेज़, तमाम के दफातर तक उन्होंने जला डाले। आखिर हुआ क्या, इसकी तफसीलात जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं, बल्कि हमारी ख़ुद की बहुत बड़ी गलतियाँ उसके अंदर शामिल हैं। ये 2004 की बात है, जब 12 नेपाली वर्कर्स को इराक़ के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये नेपाली गरीब जिस तरह से बाकी मुल्कों में जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए, ये नेपाल में मौजूद थे और वहाँ पे एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसका नाम था अंसारुस सुन्ना। अब उनके काम देखिए और नाम देखिए क्या रखा हुआ है, अंसारुस सुन्ना, तो अपने आप को मुजाहिद कहने वाले। उन्होंने इन 12 अफराद को इसलिए बेदर्दी से गले काट के कत्ल कर दिया कि वो कहते थे कि ये यहाँ पे अमरीकियों के यहाँ काम क्यों करते हैं, जबकि वो थे वर्कर। वो जॉब की तलाश में अरबों के यहाँ भी जाते हैं, अमरीकियों के यहाँ, कोई और उनको बुलाए वहाँ भी वो काम करते हैं। मासूम लोग थे, लेकिन उनको इसलिए कत्ल कर दिया कि ये अमरीकियों के मददगार हैं, उनके यहाँ नौकरी करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा
कि नेपाली हुकूमत अपने लोगों को यहाँ ना भेजे। जब उन लोगों की ये वीडियो आई जिसमें 12 बंदों को बड़ी बेदर्दी से गले काटे जा रहे थे, तो नेपाल में हंगामा फूट पड़ा और यहाँ के पुरअमन हिंदू, यहाँ के खुले दिल रखने वाले हिंदू वो सड़कों पे आए। उन्होंने टायर जलाए, एहतजाज किया, मस्जिद पे और तमाम छोटी मसाजिद पे भी हमले किए और हत्ता कि PIA, सऊदी एयरलाइन और कतर एयरवेज़ को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े क्योंकि उनके ऊपर भी हमले हुए, उनके दफातर जलाए गए। और वजह क्या थी कि वो कहते थे कि ये मुसलमानों की वजह से हमारे 12 अफराद को कत्ल किया गया है, लिहाजा ये मुसलमान जहाँ भी मिले इनको मारो और नुकसान पहुँचाओ। नेपाली हुकूमत ने, उस वक्त बादशाह की हुकूमत थी, 2004 की बात है, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया और फिर उन्होंने अपने ही लोगों को, मुश्तहिल लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायर भी किए, यानी उनको राम करने के लिए कि वो मज़ीद नुकसान न करें। तो इतना कुछ हो जाने के बाद आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस जुल्म की इब्तिदा करने वाले मुसलमान थे। अगरचे हम उनको नहीं मानते, हम तो कहते हैं वो हम में से नहीं, लेकिन क्या हमारे कह देने से ये काफ़ी हो जाएगा? क्या हमारे उनका इनकार कर देना या उनका तरदीद कर देना, क्या दुनिया इसे समझ लेगी कि ये वाकई सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं? तो माजी में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई। ये शिद्दत पसंद तंजीमों ने हमारे मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके न सिर्फ़ गैर मुसलमों को कत्ल किया बल्कि मासूम बेगुनाह मुसलमानों को भी इन्होंने कत्ल किया। तो ये एक वाक़या था। इस मस्जिद पे होने वाले हमले का बैकग्राउंड कि क्यों इस मस्जिद पे पुरअमन नेपालियों ने हमला किया, जिसके पीछे कारस्तानियाँ और करतूतें उन अफराद की थी जो ख़ुद को मुजाहिद कहते थे लेकिन वो शिद्दत पसंद थे, वो दहशतगर्द थे जो ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा करने वाले थे। तो ये इस मस्जिद में मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ के दिली तसल्ली और सुकून हुआ कि नेपाल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मैंने देखा कि मुसलमान जुमा पढ़ रहे हैं और बड़ी ही पुरसुकून यहाँ पे जुमा की नमाज की अदायगी हुई। और ये मस्जिद भी कश्मीरी लोगों ने बनाई थी। अब ये भी दरिया दिली देखिए कि ये वो कश्मीरी थे जो कश्मीर के अंदर हालात अच्छे नहीं थे, नेपाल में आके पनाह ली, बादशाह ने उनको पनाह दी कि आप रहिए, फिर उन्होंने मस्जिद बनाई, उन्होंने बनाने दी। ये मस्जिद चलते चलते आज इतना बड़ा मरकज़, मदरसा, खानका और क्या कुछ बन चुकी है और आज भी नेपाल के सेंटर में मौजूद ये मस्जिद ये अपना काम कर रही है, ये दीन इस्लाम का काम कर रही है। उस जगह जहाँ मस्जिद का कोई नाम नहीं था, वहाँ पे जो नेपाली हुक्मरान थे उनकी इजाज़त से बनने वाली मस्जिद आप देखिए कि आज हज़ारों लोगों के लिए नमाज जुमा पढ़ने का मकाम बन रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत की कदर और बाहमी भाईचारे की तौफ़ीक दे, बैनुल मज़ाहब मुख्तलिफ़ मज़हबों के दरमियान हम आहंगी की सूरत हाल पैदा हो ताकि दुनिया के ये इंसान मिलजुल के रह सकें। ये है बिरयानी मसाला। ये पाकिस्तानी कंपनी है? हाँ, ये साथ वाकई वाकई वैसे बता रहे हैं ये पाकिस्तानी कंपनी है। सही बात। हाँ, पाकिस्तानी ही है। वही तो, ये पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से हूँ इसलिए बताया। सही बोला। ये कितने का है? 180। ये भी 180। यहाँ पे कितने का? 180 का है? वहाँ पे कितना? 120 का। लेकिन वो क्रंची लो है ना पाकिस्तानी, उस हिसाब से एक्सपोर्ट है ना, इसलिए महंगा है ना। 120 PKR में है ना, तो फिर ये एक्सपोर्ट होके महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। तो मतलब ये अब 120 180 तो बनना 360, मतलब हाँ ये 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे आके। वहाँ अच्छी खुशी हुई यार, ये पाकिस्तानी चीज़ भी यहाँ पे है। That's great।